और दलितों का ही होता है। 11 बजे दिन को गला दबा के मारा जाता है, तब तो आप सो रहे होते हैं। तब तो आप कहते हैं कि आरोपी को कैसे, बेचारे को कैसे गिरफ्तार करें, वो तो बहुत निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। और सीमा गौतम ने हत्या किया है, सीमा गौतम ने गोली चलाया, सरोज कुमार निराला ने गोली मारा, तोप चलाया। सरोज कुमार निराला जी को अगर तोप मारे थे, गोली चला रहे थे, तो उनको जनता के बीच में से क्यों नहीं गिरफ्तार किए? साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, हमारे वीडियो को शेयर करिए। मैं आपकी समाज की बेटी हूं और मुझे गर्व है कि मैं दलित समाज में पैदा हुई हूं। शायद मैं किसी और समाज में पैदा हुई होती तो मुझे इतना गर्व नहीं होता जितना मुझे फक्र और गर्व है अपने महापुरुषों पर। हमारे महापुरुषों ये यूं ही नहीं लड़ रहे थे, हमारे महापुरुष यूं ही नहीं लोगों से लोहा ले रहे थे, क्योंकि अगर सीमा गौतम के साथ हमारे महापुरुषों ने इतना सब कुछ हमको दिया, आज हमें बोलना। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज लाइव आने का मेरा आशय ये है कि जो हम लड़ाई अंबेडकर जनमोर्चा ने या हम लोगों ने जो लड़ाई छेड़ा है, जो सामाजिक तौर पे हमने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अधिवक्ताओं को मैं धन्यवाद दे रही हूं, मैं आभार प्रकट कर रही हूं कि इस सामाजिक लड़ाई में आप हमारे साथ आगे आए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त कर रही हूं। साथियों, मैं नाम किस किस जिले को लूं, किनका किनका मैं नाम लूं, कि हर जिले से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर जिले से जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, वो सभी लोग हमारे इस लड़ाई में आगे आए हैं, हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सभी लोगों को जो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया है, उसके साथ वो हमारे लिए न्याय मांग रहे हैं, उसके लिए मैं आभारी हूं और हमारा पूरा टीम आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। साथियों, मैं एक बात और आप लोगों से बताना चाह रही हूं। लड़ाई लंबी भी है, लड़ाई बहुत कम भी है, क्योंकि हम जीत के करीब हैं। जमीन का मुद्दा जो हम पे आरोप लगाया गया है, आप देखेंगे कि हम पे झूठा आरोप लगाया गया है। जो हमारे अधिवक्तागण हैं वो समझ सकते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी समझ सकते हैं, वो भी समझ रहे होंगे कि पूरे दिन 10 अक्टूबर को हम पूरे दिन लाइव थे। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया सरकार के। मैं बार बार ये बात मंच से कहती रही कि हमें सरकार के किसी भी काम में या प्रशासन के किसी भी काम में उनसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई उनसे कुछ नहीं है, दुश्मनी नहीं है, उनसे हमारा कोई ईर्ष्या नहीं है। हम अपनी मांग शांतिपूर्ण ढंग से हम सरकार से मांग रहे हैं, और सरकार से और जनता के बीच की जो कड़ी है, वो चाहे एडीजी की ले लीजिए, चाहे आईजी साहब को ले लीजिए, चाहे वहां के जिला अधिकारी को ले लीजिए या कमिश्नर साहब को ले लीजिए, जो अधिकारीगण हैं वही तो जनता और सरकार के बीच के कड़ी हैं। हमारी बात तो वही पहुंचाएंगे। इसीलिए सुबह से 10 बजे से लेकर के रात 10-11 बजे रात तक हम यही बात करते रहे कि कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी आए, क्योंकि हम 17 दिसंबर को भी आंदोलन किए थे। साथियों, आप देखेंगे 17 दिसंबर 2022 को लाखों की संख्या में हम गोरखपुर में जमीन के मुद्दे पे मार्च किए थे। 17 मार्च को कमिश्नर कार्यालय पर हमने धरना प्रदर्शन किया था। हमारे ज्ञापन को लिया गया था, अधिकारियों ने लिया, लेकिन उस पे क्या बात हुई सरकार क्या निर्णय लिया, गरीबों को जमीन देगा कि नहीं देगा,
हमारे लिए क्या उन्होंने फैसला किया। हम 17 दिसंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक इंतजार किए। 10 अक्टूबर का आंदोलन हमने ऐसे पहली बार नहीं कर दिए हैं। आप देखेंगे कि 3-4 महीने पहले से सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लिखित पत्र भी हम सरकार को भी दिए हैं, डीएम को दिए, कमिश्नर को दिए, एसएसपी को दिए। जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी सरकार में जो उच्च स्तर के अधिकारी, सभी को हमने देने की कोशिश किया, सभी को दिया। मेरे पास सभी का रसीद भी है। 10 अक्टूबर का हमने ऐसे नहीं कर दिया कि भाई चलो कहीं से लोगों को उठाया, 10 अक्टूबर को हमने आंदोलन कर दिया। उससे पीछे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, मुख्यमंत्री साहब को भी हमने लेटर दिया, प्रधानमंत्री को भी दिया है, सभी को दिया है। सुरक्षा का मांग भी हमने दिया है, मांग पत्र भी हमने दिया है। तो ये कहा जाए कि दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं, उनके लेटर का, उनके किसी भी लिखित पत्र का कोई मान्य नहीं होता है। हम इससे क्या समझें? जो सरकार आज के डेट में, जो गोरखपुर की प्रशासन आज के डेट में हमें अपराधी बना दिया है, हमें अपराधी घोषित कर दिया है, जान से मारने का आरोप हम पे लगा है। आप देखेंगे गला दबाने की आरोप लगा है। तो मैं तो आप सभी लोगों से उसी दिन से कह रही थी कि सुबह से लेकर 11 बजे रात तक सभी अधिकारियों के हाथ में, मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगी कि हमारे आंदोलन के बीच में बीजेपी की 2 महिलाओं को भेजा गया था आंदोलन को तितर बितर करने के लिए। उस दोनों बीजेपी महिलाओं जब विरोध कर रही थी, उसका वीडियो पुलिस प्रशासन बना रही थी। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों को। उसका वीडियो पुलिस प्रशासन बना रही थी। तो जब हम अधिकारियों पे हाथ उठा रहे थे या धक्का मुक्की कर रहे थे, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, गला दबाने की कोशिश कर रहे थे, गमले तोड़ रहे थे, तो उन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? साथियों, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, गरीबों को कुचलने के लिए, जो दलितों, पिछड़ों, भूमिहीनों की अधिकार की बात कर रहे हैं, जो लोग भी आवाज उठाते हैं, जल की, जमीन की, अधिकार की, शिक्षा की, जिसकी भी आवाज उठाते हैं, उनको ये सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, उनका दमन कर रही है। साथियों, 17 दिसंबर, 17 मार्च हम आंदोलन करते आए हैं। हमारे बीच में आपको बताना इसलिए जरूरी है साथियों कि मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है, गोरखपुर की समाचार, गोरखपुर के पत्र आप पढ़ रहे होंगे, तो हम एक मेन खलनायक बनाया गया, मुझे विलेन बनाया गया है। हम लोग इस देश के निवासी नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमारा तो काम है मारना, पीटना, दंगा करना। 17 दिसंबर को कहां सो रहा था प्रशासन? 17 मार्च को कहां सो रहा था प्रशासन? लाखों लोगों को लेकर के, 10,000 की संख्या लेकर के हम गोरखपुर में जमीन के लिए, मैं पिछले 2.5-3 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं। तब सब प्रशासन कहां था? माननीय मुख्यमंत्री जी कहां थे? उनके कान में जूं क्यों नहीं रेंग रहा था? ये जो गोदी मीडिया है, जो सरोज कुमार निराला को विलन पे विलन बनाया जा रहा है, सरोज कुमार निराला को हत्यारा साबित करने की कोशिश कर रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 10 अक्टूबर को कहां थे? कहां झक मार रहे थे? साथियों, हमारे बीच में एक फ्रांसीसी नागरिक है। आप लोगों को पता होगा कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, सामाजिक मुद्दे पे मैं काम करती हूं और महिलाओं के, ज्यादातर मैं महिलाओं के मुद्दे पे काम करती हूं। तो जो वैलेंटाइन रोजर हैं, वो महिलाओं के, दलित महिलाओं के संघर्ष पे वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हुआ यह था कि 10 अक्टूबर से 4-5 दिन पहले मैं ये बात गोरखपुर के प्रशासन को भी बताई हूं, लेकिन मेरे बात को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया हम पे। उन्होंने तो आरोप लगाया 82 साल के बुजुर्ग जो एसआर दारापुरी साहब हैं, जो कानून को भली भांति जानते हैं, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, संघर्षों को लेकर के वो आवाज उठाते रहते हैं,
उन पे भी हत्या की कोशिश करने में उन पे भी केस लगाया गया है। तो पुलिस प्रशासन की रवैया तो आप देख रहे हैं। 10 अक्टूबर से 4-5 दिन पहले जो वैलेंटीन रोजर हैं, उनका एक फोन मुझे आया कि मुझे आपके जानने वाले जो जिनके साथ मैं प्रशिक्षण ले रही हूं, जिनके साथ सोशल वर्क करने के लिए मैंने प्रशिक्षण लिया, मैंने कानूनी दाव पेच सीखा, जिन्होंने सिखाया, उनका उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि मैं आपके संघर्ष के बारे में जानना चाह रहा हूं, मुझे आपसे एक इंटरव्यू चाहिए। मैंने बोला आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और अगर आप दिल्ली आ जाती तो मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए था। हमने वैलेंटीन से बात किया कि नहीं सर, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हम एक जमीन के मुद्दे पर हम बड़ी आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें दबे कुचले शोषित वंचित हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। कहने के लिए तो बहुत सारे लोगों के पास आज के डेट में हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, लेकिन जो दलित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, आज भी पिछड़े समाज के लोग हैं, आज भी दलित समाज के लोग हैं, आज भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनके पास लहसुन गाड़ने तक की जमीन नहीं है। मैं गोरखपुर के गांव में, गोरखपुर की बात करूं तो लगभग 350 से ज्यादा गांव में मैं गई हूं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो दलित हैं, पिछड़ों के, उन लोगों के गांव में मैं गई हूं। मेरे पास एक एक गांव के डिटेल आपको दे सकती हूं। बहुत सारे गांवों को मैंने देखा कि 100 मीटर, 200 मीटर, 250, 500 मीटर तक आप पैदल चलेंगे तब जाके उनके गांव में पहुंचेंगे। दोपहिया जाने तक की भी रास्ता नहीं है। बारिश के महीने में घुटने भर, कमर भर पानी लगता है और वो लोग, उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते। मैंने ये बात वैलेंटीन रोजर को बताई कि मेरा आंदोलन करना बहुत जरूरी है और मैं दिल्ली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि आप कब खाली होंगी, कब दिल्ली आ सकती हैं? हमने वैलेंटीन रोजर से कहा कि मैं दिल्ली, हमारा आंदोलन है कि डेरा डालो, घेरा डालो, हो सकता है 2 दिन 3 दिन चले, तब तक हम चलाएंगे जब तक सरकार या सरकार के बीच के जो कड़ी है, कोई मुख्य जिम्मेदार अधिकारी आकर के हमें नहीं बताता कि हम क्या कर रहे हैं, गरीबों के मुद्दे पे क्या कर रहे हैं, तब तक हमारा रहेगा। तो मैं बता नहीं सकती हूं कि मैं दिल्ली कब आऊंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है और मैं अगर आप कहें तो मैं आ जा रहा हूं, मैं आपके गोरखपुर में आ जा रहा हूं। मैंने इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया, लेकिन जब ये बात प्रशासन को बता रही थी, वहां के एडीएम को बता रही थी, वहां के एसएसपी को बता रही थी, तो सीधे वो गोल गोल घुमाने लगे। वो कह रहे हैं नहीं, आपने आंदोलन के लिए बुलाया है, आपने एक फ्रांसीसी नागरिक को आंदोलन के लिए बुलाया है। जबकि मैं वहां भी कही कि वो आंदोलन से वैलेंटीन रोजर का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक इत्तेफाक था जो उनको लेना था। मेरा इंटरव्यू, मैं दिल्ली नहीं जा सकती थी, इसलिए उनको दिल्ली से मैंने बुला लिया कि आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आप लेकर के चले जाना। जब वो आए, मेरे फाइल को देखे, मेरे काम को देखे, उन्होंने, मैं बार बार बोल रही हूं कि उनके डायरी में भी आप देखेंगे कि उन्होंने डायरी में नोट भी किया है, मेरे इंटरव्यू को नोट भी किया और शूट भी किया है, मेरे ऑफिस में उन्होंने शूट किया है। और दूसरी बात नहीं है, मैंने अपनी जीवनी बताया है। वैलेंटीन रोजर के जो कैमरे हैं, कैमरे में उन्होंने मेरे जीवनी को शूट किया है और उन्होंने मेरे जीवनी को शूट किया है। मैंने क्या संघर्ष किया, कैसे किया, कैसे मैं लोगों के लिए काम कर रही हूं, उन्होंने शूट किया। और फिर उन्होंने कहा कि सीमा जी, आप इतनी बड़ी संघर्ष कर रही हैं, लोगों को जमीन दिलाने की बात कर रही हैं, आप महिलाओं के लिए इतना काम कर रही हैं, तो क्या मैं आपके उस आंदोलन का 2-4 तस्वीर ले सकता हूं? वैलेंटीन रोजर का सिर्फ और सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने कहा कि 2-4 तस्वीर आपके उस संघर्ष का, उस आंदोलन का मैं लेना चाहता हूं, अगर आपका आज्ञा हो, परमिशन हो तो ले सकता हूं। और मेरी गलती थी। मुझे तो लगा कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। सरकार इतनी बड़ी बात, क्योंकि मैं तो पिछले 3 साल से आंदोलन की बात कर रही हूं। 3 साल से आप देखो ना, 3 साल से सर्च करो ना, 3 साल से जांच क्यों नहीं कर रहे हैं
कि 3 साल से हमने किस विदेशी फंड का यूज किया है, 3 साल से किस विदेशी को हमने अपने आंदोलन में घुमाया है। आप क्यों नहीं देख रहे हैं साथियों? वैलेंटीन रोजर सिर्फ 2-4 फोटो लेने के लिए उस आंदोलन में शामिल हुए थे। उनको हमारे आंदोलन को दूसरा एंगल देने के लिए, हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, हमें अपराधी बनाने के लिए, जो ये तो बीजेपी सरकार की ये तो रणनीति है कि जो भी आवाज उठाए उसकी आवाज को कुचल दो, उसकी आवाज को दबा दो, उसी इंसान को खत्म कर दो। हमारी भी हत्या हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरी हत्या अगर होती है तो इसके जिम्मेदार गोरखपुर की पुलिस प्रशासन होगी। इसके जिम्मेदार गोरखपुर के पुलिस प्रशासन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। क्योंकि आप देखिए, देश भर में अगर कोई भी दलित या पिछड़ा समाज का, गरीब लोगों का आवाज उठाता है तो उनके आंदोलन को कुचला जाता है, उनको मार दिया जाता है। किसान आंदोलन देखिए, किसानों को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा था, उनको आतंकवादी बनाया जा रहा था। मुझे भी आतंकवादी बनाया जा रहा, मुझे भी विदेशी फंड का दिखाया जा रहा कि मुझे विदेशी फंड से फंड मिल रहा है, मुझे दंगा करने की कोशिश। न जाने अभी धाराएं पे धाराएं बढ़ाई जा रही हैं, चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बताऊं कि मेरे घर पे पुलिस अभी भी छापा मार रही है। अभी भी मेरी घर पे मेरी भौजाई है, वो अलग है मुझसे, वो अलग रहती है मुझसे, हमसे कोई बात नहीं है, वो अलग रहती है। लेकिन महिला पुलिस जा रही है, महिला कांस्टेबल कह रही है कि तुम कब तक रहोगी? क्या तुम्हारा घर नहीं है? तुमको डर नहीं है? तुम क्यों यहाँ रह रही हो? घर छोड़ के भाग जाओ। क्यों भाग जाए भाई? क्या उसने हत्या किया है? क्या उसने चोरी किया है? आप हम पे इतने धारे पे धारे लगा रहे हैं। जब मैं वहां आंदोलन में कह रही थी, लोगों के बीच में मैं कह रही थी कि आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी अगर गरीबों का आवाज उठाना, ये मैं आज नहीं, मैं 7 फरवरी को जब एक दलित, एक दबे कुचले मतलब दलित घर की बेटी का रेप करके हत्या किया गया था और उसको नामजद FIR था, तभी भी मैं यही बात कर रही थी। तभी भी हमारे घर पे लगभग 150-200 पुलिस हमारे घर पे छापा मारे थे। 7 फरवरी को 2023 को 7 फरवरी को लगभग 150-200 पुलिस ने हमारे घर पे छापा मारा था। उन्होंने नोटिस भी चिपकाया कि 302, 376 जैसे धारा में अगर आपने कोई भी पहल किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं SSP महोदय से पूछी थी, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से काम कर रही हैं तो आप फंसने के लिए तैयार नहीं है, आपको फंसाया जा सकता है, आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, समाज की आवाज आप ही क्यों उठा रही हैं? तो साथियों, मैं ये बात आपसे बार बार कह रही हूं, गरीबों का आवाज उठाना, गरीबों के हक की बात करना, अगर पुलिस प्रशासन के नजर में, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में अगर गलत है, गुनाह है, उसका सजा जेल है, उसका सजा लाठियां है, तो सीमा गौतम ये लाठियां खाने के लिए सीमा गौतम ये गुनाह बार बार करेंगी। मैं आपसे बार बार कह रही हूं, हमारा पुलिस प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं पूरे दिन आप देखेंगे कि 10 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे रात तक मैं यही करती रही, हमारे लोग यही करते रहे। पुलिस प्रशासन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारी कोई दुश्मनी। हम अपनी मांग, हम गरीबों की मांग को लेकर के बैठे हैं, हम गरीबों की आवाज को लेकर के बैठे। हमारे बीच में कोई अधिकारी आए, हमारे मांग पत्र को ले, हमारे ज्ञापन को ले और हमको बता दे, जनता के सामने यह बता दे कि उन्होंने आज तक क्या निर्णय लिया है। आप देखेंगे अधिकारी महोदय आए भी, DM हमारे बीच में आए, SSP साहब हमारे बीच में आए। अगर हम मार पीट रहे थे, गला दबा रहे थे, गमले तोड़े, रजिस्टर फाड़े, हमारा ज्ञापन क्यों लिए? क्यों नहीं मुझ पे लाठीचार्ज किया गया? क्यों नहीं हमें वहीं से अरेस्ट किया गया? आपके पास पुलिसों की कमी है। आप जैसे जैसे हमारी भीड़ कम होती गई, वैसे वैसे आप हमारे लोगों को अपनी भीड़ बढ़ाते गए। हमारे लोगों को पूछताछ के बहाने, आपको मैं बता दूं कि हमारे लोगों को पूछताछ के बहाने श्रवण कुमार निराला जी से कहा गया कि नहीं, अब कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जब श्रवण कुमार निराला जी घर जाने लगे, इन्होंने पैडलेगंज पर जाकर के श्रवण कुमार निराला जी को जबरदस्ती उठा लिया पूछताछ करने के लिए। और उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तुमने नाक में, पूरे शहर के नाक में दम कर डाला। क्यों? निराला सर ने तोप चलाया था, गोली चलाई थी। निराला सर ने किसी के घर में डाका डाल दिया कि नाक में दम कर दिया?
पूरे प्रशासन, पूरे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। आज भी उनके घर पे लोग जा रहे हैं। सीमा गौतम ने किसी की हत्या किया है? किसी के घर में चोरी किया है? जब रेप होता है, हत्या होता है, तो ये पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। किसका इंतजार करते हो भाई? और हम गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। कोई हमारे लिए आ गया, हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आ गया, विदेश से आ गया, तो हमें आतंकवादी साबित कर रहे हो। कल के लिए आप कह देंगे कि ये तो नक्सलवादी है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से, जो हमारे एडवोकेट साथी है, मैं आप सभी लोगों का आभार भी हूं। आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर भी करिए। और मैं सभी लोगों से कहना चाह रही हूं, साथियों, जो वैलेंटाइन रोजर है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप जांच नहीं करिए, आप जांच करिए, लेकिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप यहां तो जिस तरह से हमें सीमा गौतम को, श्रवण कुमार निराला को विलन बना दिए कि इन्होंने तोड़फोड़ किया, गला दबाया, मारा, ये किया, वो किया, तो आप उस तरह से समाज के बीच में वैलेंटाइन रोजर को तो आप ठीक है कुछ भी कह दे सकते हैं, लेकिन विदेशी मंत्रालय में क्या करेंगे? जब जांच में कोई फंडिंग नहीं मिलेगी सीमा गौतम के लिए और कोई फंडिंग नहीं मिलेगा श्रवण कुमार निराला जी के लिए, तब आप जवाब कैसे देंगे? जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। गरीबों की आवाज आप दबा नहीं सकते। और रही बात, सीमा गौतम इतनी कच्ची मिट्टी से नहीं बनी है जिनको आप लाठियों से तोड़ देंगे। हमारे साथ हजारों माओं की, हजारों बहनों की, हजारों भाइयों की, हजारों साथियों की दुआ है। मुझे मारना पीटना, मेरी आवाज बंद कर सकते हो, और वो आज तब बंद कर सकते हैं आप जब हमारे जिस्म से हमारी सांस अलग हो जाएगी। जब तक मेरे सांस की एक एक कतरा, मेरे शरीर में एक एक कतरा बूंद की है, तब तक मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। हम पे लाख आप लाठी चार्ज कर लीजिए, हमारे घर पे भेजिए। हमारे भाई को घर पे 13 तारीख को हमारे भाई को घर से उठाए और बोल दिए ट्रैफिक से उठाए। जो 82 साल के दारापुरी साहब हैं, उनको रामा पहले 8:15 के आसपास में उठाए और बोल दीजिए कि 2 बजे हम बस स्टेशन पे उठाए। कितना झूठ बोल रहे हैं, कब तक झूठ बोलेंगे? और ये गोदी मीडिया तो कम से कम शर्म करो, कम से कम मानवता बची है कि जानवर आप भी बन गए हैं। कम से कम शर्म करो। हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो हमें बदनाम भी मत करो। जब कोरोना काल में जब लाखों लोग मर रहे थे, लोगों के सर से ट्रेनें गुजर रही थी, तब यही गोदी मीडिया शिल्पा के घर में बैगन से बना भरता को दिखा रहा था। जब गरीबों की बात करने की बात होती है तो ये गोदी मीडिया के कान में, आंख, नाक, मुंह में, सब में लगता है कि शोले पड़ गए हैं, जीभ को लकवा मार जाती है। और जब सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप विलन बना दिए, हमें आतंकवादी बना दिए, हत्यारा बना दिए। इसे विदेशी फंड आ रहा है, ये हत्या करने की कोशिश कर रहा है, ये नक्सलवादी है। कितना गिरेंगे? मानवता बची है कि नहीं बची है? और आपसे बात ही क्या करूं मैं, क्योंकि ये तो हमारे समाज के साथ सदियों से आ रहा है। जब हमारे किसान भाई लड़ रहे थे, तब भी आप तो उनको नक्सलवादी ही बना रहे थे। उनके ऊपर कितना अत्याचार आप किए, ये तो पूरा देश जान रहा है। मणिपुर का घटना हुआ, सब लोग जान रहे हैं। हाथरस, बलरामपुर, बदायूं, गोरखपुर में तो हर महीने में मर्डर होता है और दलितों का ही होता है। 11 बजे दिन को गला दबा के मारा जाता है, तब तो आप सो रहे होते हैं। तब तो आप कहते हैं कि आरोपी को कैसे, बेचारे को कैसे गिरफ्तार करें, वो तो बहुत निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। और सीमा गौतम ने हत्या किया है, सीमा गौतम ने गोली चलाया, श्रवण कुमार निराला ने गोली मारा, तोप चलाया। श्रवण कुमार निराला जी को अगर तोप मारे थे, गोली चला रहे थे, तो उनको जनता के बीच में से क्यों नहीं गिरफ्तार किए? साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, हमारे वीडियो को शेयर करिए। मैं आपकी समाज की बेटी हूं और मुझे गर्व है कि मैं दलित समाज में पैदा हुई हूं। शायद मैं किसी और समाज में पैदा हुई होती तो मुझे इतना गर्व नहीं होता जितना मुझे फक्र और गर्व है
अपने महापुरुषों पर। हमारे महापुरुषों ये यूं ही नहीं लड़ रहे थे, हमारे महापुरुष यूं ही नहीं लोगों से लोहा ले रहे थे। क्योंकि अगर सीमा गौतम के साथ हमारे महापुरुषों ने इतना सब कुछ हमको दिया, आज हमें बोलने का अधिकार तक दिया है, अपनी बात शांतिपूर्वक रखने का अधिकार दिया है, उस बात को कुचला जा रहा है, तो हमारे महापुरुषों के साथ क्या किया गया होगा। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया है। सोशल मीडिया से आप जहां भी हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे और भाइयों तक पहुंचाइए। और अपने एडवोकेट साथियों के मैं पुनः, अपने सोशल से जुड़े सोशल कार्यकर्ताओं की मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूं, अपने टीम के तरफ से आभार व्यक्त करती हूं कि आप जाति, धर्म, संगठन, पार्टी को छोड़ करके आप जनहीन मुद्दा के लिए, सामाजिक मुद्दा के लिए, आप दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए इस लड़ाई में आगे आए हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब मुझे मरने से भी डर नहीं लग रहा है। मैं तो सर पे कफन बांध ली हूं, अब मौत भी मुझे हरा नहीं सकती। क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती हूं कि मुझे कितनी फक्र हो रही है, कितनी मुझे गर्व हो रही है कि जब मैं आप लोगों की पोस्ट पढ़ रही हूं, आप लोगों की ज्ञापन पढ़ रही हूं, तो सच में बताऊं कि मुझे बहुत बहुत फक्र हो रहा है कि सच में हमारा समाज, बाबा साहब ने, पेरियार ने, मानवर कांसीराम साहब ने, ज्योतिबा राव फूले साहब ने जो अलग आप लोगों के बीच में जगाया है, और जो मानवता आपके बीच में है कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को हो, किसी भी संगठन से आप हैं, किस पार्टी से हैं, लेकिन समाज के लिए, समाज के लड़ाई में, जनहीन मुद्दों पर आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे लड़ाई को लेकर के आगे आ रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मैं आपको बता नहीं सकती हूं कि मैं कितनी खुश हूं। मुझे लग रहा था कि जब मैं 17 दिसंबर का आंदोलन की तो मुझे लग रहा था कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी अकेले हैं, जनता है हमारे साथ, बाकी लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मैं खुश हूं कि हमारे साथ ये जो सरकार दमन कर रही है, वो कहते हैं कि कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो इनकी जो दमन है वो हम सब देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग हमारे इस लड़ाई की, हमारे साथ जो झूठी आरोप लगाए गए हैं, हमारे साथियों को, श्रवण कुमार निराला जी जेल में हैं, श्रवण कुमार निराला पत्रकार महोदय जेल में है, जो यूट्यूबर हैं, मनोज अंतानी जेल में, उनके साथी जेल में हैं, जो रामू सिद्धार्थ हैं, देश भर में उनकी लेखकों में वो उनका एक नाम है, उनको जेल में डाला गया है। वो गला दबा रहे थे, ऐसा कहा गया, हम पे हत्या करने की कोशिश की गई है। और मैं आपको बता दूं कि हम पे चार्जेस बढ़ रहे हैं, चार्जेस बढ़ाएंगे भी, मुझे अब कोई फर्क नहीं है। मेरे साथी, मेरे लोग मुझे लेकर के बहुत चिंतित हैं। मैं सभी से कहना चाह रही हूं कि मैं बहुत खुश हूं। मुझे अब मेरी मौत भी आ जाएगी तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे गम नहीं है, क्योंकि सामाजिक लड़ाई में, हमारे इस लड़ाई में बहुत सारे हमारे एडवोकेट साथी सामने आए हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। उनका मैं तहे दिल से मैं आभार व्यक्त कर रही हूं। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह कर रही हूं कि साथियों, हमारे वीडियो को शेयर करिए। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि आप जमीन कहां से दिलाएंगी, कैसे दिलाएंगी। मैं उन लोगों का, जो नालायक लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं आज तक किए, वो लोग ऐसा कह रहे हैं जमीन कहां से दिलाएंगे, कहां से देंगे। तो साथियों, मैं बार बार ये कहती आई हूं, 17 दिसंबर 2022 की जो आंदोलन किए, उससे पहले जो हमारी संघर्ष रहा, मैं शुरू ये कहती आई हूं कि जब सरकार अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन खरीद करके, हजारों करोड़ रुपया लगा करके 4 लेन बनाता है, 6 लेन बनाता है,
तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकता? ये हमारा सरकार से सवाल है, हमारा किसी भी प्रशासन से सवाल नहीं है, ये सरकार से सवाल है, किसी पुलिस वाले से सवाल नहीं है, ये तो हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने वहां के भूमिहीनों के जो दबे कुचले लोग हैं 3-3 एकड़ जमीन दिया है, प्लस वहां के जो बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको 20-20 लाख रुपया लगा के विदेश भेज रहा पढ़ने के लिए, तो आप 5 किलो राशन क्यों देंगे? आप 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे सकते? और इसी सरकार की, दूसरे सरकार की नहीं, जो यही गवर्नमेंट है, मेरे पास रिपोर्ट है कि इन्होंने पिछले 2 साल पहले एक सर्वे कराया है जमीन के मुद्दे पर, जिसमें आईएसओ की टीम ने एक सर्वे करके एक रिपोर्ट जारी किया है कि अभी इतनी जमीनें हैं भारत में कि अगर अब से भूमिहीनों में बांटा जाए तो 3.5 एकड़ जमीन आएगी। हम तो 1 ही एकड़ मांग रहे हैं। श्रवण कुमार निराला जी 1 ही एकड़ मांग रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि आतंकवादी हैं। मंदिर के नाम पे आप 100 एकड़ जमीन रखे हैं, हमें विरोध नहीं है भाई, आप रख सकते हैं, रखिए, लेकिन हम गरीबों के लिए 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे सकते हैं? हम भी इस देश के नागरिक हैं, यह संवैधानिक अधिकार है, यह हम सभी का अधिकार है। जो दबा कुचला शोषित वंचित है, जिसके पास जमीन नहीं है, आज भी जब रानी का पेट से ऑपरेशन हो गया, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा हो रहे हैं, तो राजा बासी, राजा उनवल, राजा सोहरतगढ़, राजा पड़रौना क्यों है? उनके पास 200, 250, 300 एकड़ जमीन क्यों है? और हमारे समाज के पास 1 एकड़ जमीन, 1 डिसमिल जमीन क्यों नहीं है? वोट के मामले में हम बराबर हो गए हैं, तो जमीन के मामले में गैर बराबरी क्यों है? यही सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं। तो हम आतंकवादी हो गए, हम मर्डरर हो गए, हम हत्यारे हो गए हैं, हम नक्सली हो गए। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, जमीन मिलना मुश्किल बात नहीं है, हमारा वादा है। इसके लिए अगर कुर्बानी की बात है, जान, अगर योगी सरकार ये समझती है कि गरीबों की आवाज उठाने पे उनकी जान ले लो, उनको आतंकवादी घोषित कर दो, उनको नक्सलवादी बना दो, उन पे हत्या की केस लगा दो, उनको जेल में डाल दो, ये सब बहुत कम बातें हैं। अरे हम तो उस खानदान से, उस परिवार से, उस समाज से हैं जो हमारे लोगों को रोज हत्या हो रही है, रोज जलालत सह रहे हैं, बेरोजगारी से मरते हैं, भूखमरी से मरते हैं, तबाही, कोरोना जैसा तबाही आता तो हमारे लोग मरते हैं। हमारे लोग तो रोज मर रहे हैं। जाति के नाम पे पीटा जाता है, धर्म के नाम पे पीटा जाता है, बहुत सारे मुझे वीडियो देखने को मिलता है। तो हमारे लोग तो रोज ही मर रहे हैं। तो कम से कम हमारे पास जमीन रहेगी, हमारे समाज के पास जमीन रहेगी तो अपने खेत में काम करेंगे। दूसरे के खेत में काम करने से हमारे बेटी बहनों के साथ शोषण होता है, तो अपने पास जमीन रहेगी तो हमारी बेटी बहन किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगी, उनके साथ शोषण नहीं होगा। अगर ये आवाज मैं उठा रही हूं तो आपके लिए, अगर मैं आतंकवादी हूं, बगावत कर रही हूं, बागी हूं, तो बागी ही सही। आप हम पे गोलियां चला लीजिए, लाठियां चला लीजिए, लेकिन जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बूंद बचेगा, तब तक मैं शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए लड़ती रहूंगी। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मैं लड़ती रहूंगी। और श्रवण कुमार निराला जी का बात ही कुछ अलग है, वो आपके बस की बात नहीं है। मैं प्रशासन से कह रही हूं, आपकी बस की बात नहीं है श्रवण कुमार निराला जी को तोड़ने के लिए। उनको जेल में डाल सकते हैं, हत्या की कोशिश में, प्रयास में उनके पे चार्जेस लगा सकते हैं। मैं जानती हूं कि उनकी बेल में भी अड़चन डाल सकते, जैसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट ने हमारे बेल को खारिज कर दिया, लेकिन हमारे आवाज को नहीं दबा सकते हैं,
ये जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, जो हमारे साथी सुन रहे हैं, जो एडवोकेट साथी सामने आ रहे हैं, जो संगठन के लोग आ रहे हैं, वो सब आज के डेट में सरोज कुमार निराला हैं। जो हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, सुन रही हैं, वो सब आज के डेट में सीमा गौतम है, वो सब निर्देश सिंह दीदी हैं, वो सब नीलम गौतम है, वो सब दारापुरी हैं, वो सभी के सभी लोग रामू सिद्धार्थ हैं, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ हैं। साथियों, मैं गांव में जाती हूं, मैं यही बात कहती हूं कि जब तक आप चुप रहेंगे अपने अधिकार के प्रति, तब तक ये लोग आपको दबाते रहेंगे, कुचलते रहेंगे। अगर अधिकार की बात करना बगावत है तो बागी बनिए, अपनी अधिकार की बात करिए, चाहे गांव की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, उनसे हिसाब मांगिए। हिसाब जब तक नहीं मांगेंगे तब तक आपका उत्थान नहीं होना है। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय करती हूं। हमारे वीडियो को शेयर करिए। साथियों, मैं बहुत अच्छी हूं, जहां भी हूं मैं ठीक हूं। कहते हैं कि मैं तो जनता के दिल में हूं, जनता ही मेरा घर है, जनता ही मेरा परिवार है। समाज के लिए जीती हूं, समाज के लिए मरूंगी, समाज के लिए ही मर जाऊंगी। तो मैं समाज के बीच में हूं, जहां भी हूं मैं बहुत अच्छी हूं। मेरी टेंशन मत करिए आप लोग, मैं जहां भी हूं अच्छी हूं। बस आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए, सवाल करिए इस क्रूर सरकार से। जय भीम, नमो बुद्धाय।